करेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मैंने दो भागों में डिवाइड किया है। एक तरफ मैंने लिखा है गवर्नमेंट, दूसरी तरफ मैंने लिखा है द पीपुल। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट एंड पीपुल में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि कोई भी जो गेम होता है, ठीक है, मान लीजिए क्रिकेट, जो अभी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है क्रिकेट का ही, अगर पहले से कोई रूल रेगुलेशन गेम में नहीं बनाया जाएगा तो मैच जो है सही ढंग से नहीं हो पाएगा, पीसफुली नहीं हो पाएगा। हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल, दिस इज अमरोही। आज हम लोग इंडियन पॉलिटी में द कंपनी रूल के बारे में डिस्कस करेंगे। देन हम लोग डिस्कस करेंगे द क्राउन रूल। ठीक है, उसके बाद ब्रीफली हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का विकास हमारे देश में कैसे शुरू हुआ, उसके बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कंपनी रूल। ठीक है, उसके बाद द क्राउन रूल और उसके बाद हम लोग ब्रीफली डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। मैंने इसको दो भागों में डिवाइड किया है, गवर्नमेंट और पीपुल। ठीक है, इसमें क्या रिलेशन होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का विकास। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आज हम लोग ब्रीफली इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, द कंपनी रूल 1773 से 1858 ईस्वी तक कंपनी का शासन रहा। ठीक है, सबसे पहला जो एक्ट आया, ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 में आया। ठीक है, उसके बाद सेकेंड एक्ट आता है सेटलमेंट एक्ट ऑफ 1781। ठीक है, उसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। ठीक है, क्या होता है इसको हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे अपकमिंग लेक्चर में। आज हम लोग सिर्फ ब्रीफली इसको डिस्कस कर रहे हैं। देन हम लोग डिस्कस करेंगे एक्ट ऑफ 1786। ठीक है, उसके बाद डिस्कस करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1793। ठीक है, चार चार्टर एक्ट है, से फर्स्ट हो गया। सेकंड आ जाएगा आपका चार्टर एक्ट ऑफ 1813 को डिस्कस करेंगे। फिर चार्टर एक्ट ऑफ 1833 को डिस्कस करेंगे और हम लोग लास्ट में इसमें डिस्कस करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1853 को। ठीक है, उसके बाद आता है क्राउन रूल, यानी राजशाही शासन आता है। ब्रिटिश शासन डायरेक्ट यहाँ पे शासन करना शुरू कर देता है, कंपनी के शासन को ख़त्म कर दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग कुछ एक्ट को पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1858 को डिस्कस करेंगे। देन हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। ठीक है, 1909 के एक्ट को मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अपकमिंग लेक्चर में हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। देन हम लोग डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1919। ठीक है, इस एक्ट को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट जो एक्ट है, इसके बारे में हम लोग अपकमिंग लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद डिस्कस करेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है। इसका जो है, इसमें से जो प्रोविज़न था, इसका लगभग 250 प्रोविज़न को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अडॉप्ट किया गया है। ठीक है, उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947। ठीक है, अब हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। इससे पहले मैंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताया है, लेकिन आज कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को मैंने दो भागों में डिवाइड किया है। एक तरफ मैंने लिखा है गवर्नमेंट, दूसरी तरफ मैंने लिखा है द पीपुल। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, गवर्नमेंट एंड पीपुल में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि कोई भी जो गेम होता है, ठीक है, मान लीजिए क्रिकेट, जो अभी T20 वर्ल्ड कप चल रहा है क्रिकेट का ही, अगर पहले से कोई रूल रेगुलेशन गेम में नहीं बनाया जाएगा तो मैच जो है सही ढंग से नहीं हो पाएगा, पीसफुली नहीं हो पाएगा। कैसे? मान लीजिए कि पहले से डिसाइड कर दिया गया है कि 6 बॉल का 1 ओवर होगा। ठीक है, अगर ये डिसाइड नहीं किया जाएगा तो गेम में हो सकता है कि लड़ाई हो जाए। ठीक है, कि हाँ कोई अगर बाउंड्री के बाहर डायरेक्ट मारता है उसको 6 हो जाएगा। तो ये चीज़ पहले से डिसाइड कर दिया जाता है ताकि गेम खेलने में आसानी हो। इसी प्रकार किसी भी सोसाइटी या समाज को, ठीक है, या गांव को या पूरे देश को
चलाने के लिए एक रूल रेगुलेशन को क्या कर दिया जाता है, बना दिया जाता है, पहले से ही बना दिया जाता है कि ताकि जो समाज में शांति बना रहे, लोगों को इक्वल राइट्स मिले, ठीक है, ताकि डिस्क्रिमिनेशन को कम किया जा सके, ठीक है। मान लीजिए कि जैसे ये पीपुल है, पीपुल यहाँ पे मैंने लिया है, जो लोग हैं यही क्या करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंटेटिव क्या करते हैं, फिर गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं, ठीक है। और गवर्नमेंट के जो मेन ऑर्गन्स होते हैं 3 होते हैं, एक होते हैं लेजिस्लेटिव, ठीक है, एक होता है एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशियरी, ठीक है। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन को डील कर लेते हैं। तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें क्या चीज़ है, ठीक है, इसमें क्या है कि कुछ रूल्स हैं, कुछ पावर्स हैं, कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है, लोगों के राइट्स को रखा गया है, ठीक है, और गवर्नमेंट को यहाँ पे पावर भी दिया गया है, ठीक है। गवर्नमेंट को पावर भी दिया गया है, लेकिन उसको उसके अंदर लिमिटेशन भी है। मान लीजिए कोई गवर्नमेंट है, ठीक है, अब उसके पास पावर है कि कोई कानून बनाए, ठीक है, कानून बनाने की जो शक्ति है गवर्नमेंट के पास है, ठीक है। तो हो सकता है कि वो पावर का गलत इस्तेमाल करे, ठीक है। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लिमिटेशन दिया गया है, ठीक है, कि आप कोई भी कानून बनाएं वो लोगों के हित में होना चाहिए, देश के हित में होना चाहिए। अगर लोगों के हित में नहीं होगा, लोगों के हित में नहीं होगा, देश के हित में नहीं होगा, एक पीसफुल वातावरण को बनाने के हित में नहीं होगा, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, उसको चेकआउट करता है। अगर ये नहीं होता है तो उसको नल एंड वॉइड कर देता है, ठीक है। तो सिंपली हम कह सकते हैं जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है एक क्या है, कॉम्बिनेशन है रूल्स, पावर एंड लिमिटेशन का, ठीक है। गवर्नमेंट को लिमिट करता है और पीपुल को, चूंकि पीपुल के द्वारा ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया है, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट और जो लोग हैं इसका रिलेशन बहुत गहरा रिलेशन है, ठीक है। उसके बाद हम लोग डील करते हैं कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट को मैंने 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला मैंने यहाँ पे लिखा है लेजिस्लेटिव। लेजिस्लेटिव का मतलब होता है मेक्स लॉज, ठीक है, यानी इसका काम क्या होता है, ये कानून को बनाता है, ठीक है। पार्लियामेंट में क्या करता है, ये कानून को बनाता है, पार्लियामेंट हो या स्टेट लेजिस्लेचर हो, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है, कानून को बनाया जाता है। उसके बाद क्या होता है, एक एग्जीक्यूटिव है। एग्जीक्यूटिव का कार्य होता है इन्फोर्स एंड इम्प्लीमेंट द लॉज, ठीक है। एग्जीक्यूटिव क्या करता है, इस कानून को जो लेजिस्लेटिव के द्वारा बनाया जाता है, इस कानून को लागू करता है। उस लागू करने के लिए कुछ रूल्स प्रिंसिपल को बनाते भी हैं, ठीक है। उसके बाद आता है जुडिशियरी, ठीक है, इंटरप्रेट्स और प्रोटेक्ट द लॉज, ठीक है। इंटरप्रेट्स का मतलब होता है जो कानून बनाया गया है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं लेजिस्लेटिव के द्वारा कोई कानून बनाया गया है, उस कानून को चेकआउट करता है कि कानून में आखिर क्या है, लोगों के लिए सही है या गलत है, उस चीज़ को चेकआउट करते हैं, ठीक है। और चेक करने के बाद उसको क्या करते हैं, प्रोटेक्ट भी करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे देश में संविधान का विकास कैसे होता है उसके बारे में हम लोग आज ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डिस्कस करेंगे द ब्रिटिश केम टू इंडिया 16th सेंचुरी एज ट्रेडर्स, ठीक है। व्यापारी के रूप में ब्रिटिश इंडिया आते हैं, ठीक है, 1600 ईस्वी में, ग्रांटेड बाय एलिजाबेथ फॉर 15 ईयर्स, ठीक है। जो एलिजाबेथ है, ठीक है, महारानी, वो उसको परमिशन देते हैं कि आप 15 साल के लिए व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। 15 साल के लिए वो आते हैं। उस वक्त मुगल का शासन रहता है इंडिया में, ठीक है। डेथ ऑफ औरंगजेब, 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु होती है। मृत्यु होने के बाद क्या होता है, जो मुगल शासन होता है वो धीरे धीरे लड़खड़ाना शुरू हो जाता है, कमज़ोर होना शुरू होता है। उसके बाद क्या होता है, बैटल ऑफ प्लासी होता है 1757 ईस्वी में। ये जो होता है ब्रिटिश का टर्निंग पॉइंट होता है, और यहाँ के बाद ब्रिटिश जो है पूरी तरह से, ठीक है, मुगल पर हावी हो जाता है। उसके बाद होता है बैटल ऑफ बक्सर 1764 ईस्वी में, ठीक है। इसमें भी मुगल सेना को बुरी तरह से ब्रिटिश हरा देते हैं, ठीक है। देन होता है ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद 1765 ईस्वी में, ठीक है। इसमें क्या होता है, ब्रिटिशर्स गॉट दीवानी राइट्स, यानी दीवानी राइट्स का मतलब होता है रेवेन्यू कलेक्शन ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, ठीक है। रेवेन्यू कलेक्शन करने का जो राइट होता है वो कंपनी को मिल जाता है। शाह आलम सेकंड के साथ क्या होता है, ये ट्रीटी होता है। उसके बाद दीवानी राइट्स ब्रिटिश को मिल जाता है। दीवानी राइट्स मिलने के बाद क्या होता है, ये बंगाल का पूरी तरह से मास्टर बन जाता है, ठीक है।
ब्रिटिश। उसके बाद क्या होता है, डुअल गवर्नमेंट भी आता है, ठीक है, डुअल गवर्नेंस ऑफ बंगाल 1765 इसमें शुरू होता है। इसमें क्या होता है, जो निजामत कहते हैं, ठीक है, निजामत का जो पार्ट्स होता है वो नवाब के पास रहता है और दीवानी राइट्स किसके पास चला जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। यानी दीवानी मतलब कि वो रेवेन्यू कलेक्शन कर सकता है, पैसा का कलेक्शन करेगा। अब यहाँ पे देखिए कि जो निजामत है, पहले क्या होता था, जो नवाब के पास दोनों राइट्स रहते थे, दीवानी और निजामत, लेकिन यहाँ पे बांट दिया गया। निजामत हो गया आपके नवाब के पास, निजामत का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन का जो पार्ट्स होता है वो चला जाता है नवाब के पास। इसमें हो जाएगा पुलिस, मिलिट्री, डिफेंस, और जो दीवानी राइट होता है वो चला जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। अगर आप सोचें कि पैसा कलेक्शन करने का जो राइट है वो कंपनी के पास है और मिलिट्री को चलाने का जो है राइट है वो आपका नवाब के पास है, तो मिलिट्री को चलाने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है, तो पैसा तो कलेक्शन कर रहा है ब्रिटिश, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हुआ, ब्रिटिश पावरफुल बनते गया और ये जो है निज़ामत, जो नवाब है, ये बहुत कमज़ोर होते चला गया, ठीक है। तो ये सब आप मॉडर्न हिस्ट्री में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। ये हम इंडियन पॉलिटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम लोग डिस्कस किए, इसलिए मैंने ब्रीफली बता दिया कि किस तरह से जो है ब्रिटिश आया और अपना जो है रूल करना शुरू किया, कब कौन सा एक्ट आया उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इसलिए ब्रीफली मैंने इसके बारे में डिस्कस कर लिया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।